नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मेरा नया बचपन। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 12 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप पाठ 12 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ में जो कविता दी हुई है, इस कविता का हम सबसे पहले संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ को समझेंगे। उसके बाद में अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्नों के उत्तर भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 12 है और इस पाठ का नाम है मेरा नया बचपन। और इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? वात्सल्य भावना का विकास होगा, अनेकार्थी एवं समानार्थी शब्द भी हम सीखेंगे, योजक चिन्ह भी हम सीखेंगे और विलोम शब्द भी हम सीखेंगे। तो इस पाठ में मेरा नया बचपन की एक कविता है, तो इस कविता को हम सबसे पहले गाना सीखते हैं। चलिएगा, मेरे साथ में गाइएगा आप। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। अगली लाइन है, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह जो पड़ी और चिथड़ों में रानी। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। अगली पंक्तियां हैं, चलिएगा अगले पेज में। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन से पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम्ही खाओ। चलेगा, अगली पंक्तियां हैं। पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आना, उसकी मंजुल मूर्ति देख कर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूं तुतलाती हूं, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इन्होंने इस कविता को लिखा है। आइए हम सुभद्रा कुमारी चौहान का यहाँ पर कवि परिचय जानते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 में प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में हुआ था। बचपन से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी थी तथा कई बार जेल भी गई। देशभक्ति गीतों के साथ साथ बाल साहित्य में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। झांसी की रानी इनकी अत्यंत लोकप्रिय कविता है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने कवि परिचय को जाना। अब इस पाठ में जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का हम संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ को समझते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। चिंता रहित खेलना खाना, फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। संदर्भ में हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के पाठ 12 मेरा नया बचपन नामक पाठ से ली गई है और इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे और प्रसंग क्या लिखेंगे आप। प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने बीते बचपन की मधुर यादों का सुंदर वर्णन किया है।
अब जितनी भी पंक्तियां रहेंगी इस कविता की, संदर्भ और जो प्रसंग है बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। चलिएगा, उपरोक्त पंक्तियों का हम भावार्थ ऐसे समझते हैं, चलिएगा। और आपको ऐसे लिखना भी है। कवित्री अपने बीते बचपन को याद करते हुए कहती है कि हे प्यारे बचपन, मुझे बार बार तेरी मीठी यादें आती हैं। तेरे जाते ही मेरे अब तक के जीवन के सबसे आनंददायक पल भी चले गए हैं। कवित्री आगे सोचते हुए मन ही मन बुदबुदाती है कि वह भी क्या दिन थे, ना किसी भी बात की चिंता और ना ही किसी बात का डर, बस पूरे दिन खेलना, खाना और सो जाना। बचपन के उस अद्भुत आनंद के दिनों को भला कैसे भुलाया जा सकता है। इस प्रकार से हम भावार्थ यहाँ पे लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं, ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आह झोपड़ी और चिथड़ों में रानी, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। इस प्रकार से पंक्तियां हैं और संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह रहेगा। अब भावार्थ समझते हैं। यहाँ पे कवित्री अपने बचपन की मीठी यादों में खोई हुई आगे लिखती हैं कि उस आयु में ऊंच नीच छुआछूत जैसी बातों का ना तो ज्ञान था, ना ही जानने की आवश्यकता। तब तो साधारण झोपड़ी में फटे पुराने वस्त्रों में रहना भी किसी राजसी ठाट बाट वाली रानी के समान लगता था। हंसते खेलते रोजाना और अनायास अनायास मचल कर जिद कर बैठना, इन सब में भी खूब आनंद आता था। बचपन में यदा कदा किसी बात पर आंखों से बहने वाले आंसुओं की माला का अनुभव आज भी अपने गले के आसपास हो उठता है। इस प्रकार से आप भावार्थ को लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। संदर्भ एवं प्रसंग जो है पहले की तरह रहेगा। भावार्थ इस प्रकार से लिखेंगे आप। कवित्री आगे लिखती हैं कि बाल मन का भोलापन, सादगी तथा पाप रहित जरा सा जीवन क्या फिर वापस लौट कर आ सकता है और उनके वर्तमान के दुख दर्द को हर मिटा सकता है। कवित्री बचपन की मीठी यादों में विवरण मीठी यादों में विचरण घूम कर ही रही थी कि उनकी छोटी सी बिटिया के बोलों शब्दों ने उनको सपनों की दुनिया में से निकालकर वर्तमान में ला लिया। उस नन्ही परी के चहकने से कवित्री को अपनी कुटिया नंदन वन के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार से आप भावार्थ को लिखेंगे। अगली पंक्तियां हैं, माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ में हम लिखते हैं, कवित्री आगे कहती हैं कि उनकी नन्ही सी बिटिया अपनी तुतलाती आवाज में उन्हें पुकार रही थी। उनके मुंह पर मिट्टी लगी थी, शायद वह मिट्टी का भोग लगाकर आई थी और उस विशेष भोग का कुछ हिस्सा हाथ में लेकर संभवतया उन्हें खिलाने के लिए लाई थी। माँ के यह पूछने पर कि वह यह क्या लाई है, उस मासूम ने तुतलाती आवाज में कहा, माँ खाओ खाओ। उसके इस बाल मनुहार पर कवित्री का मन खुशी से भर गया और वे भी बच्ची के संग बच्ची बनते हुए बोली, तुम ही खाओ खाओ। अगली पंक्तियां हैं, पाया बचपन फिर से मैंने, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। इस प्रकार से ये पंक्तियां हैं। संदर्भ एवं प्रसंग पहले की तरह रहेगा। भावार्थ लिखते हैं, कवित्री अपनी बेटी के बचपन में अपने स्वयं के बचपन को देखते हुए कहती है कि बेटी के बचपन के रूप में उनका अपना बचपन लौट आया है। उस मासूम का सुंदर मुख देखकर
कवित्री को लगता है मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। अब कवित्री अपनी बच्ची के बचपन में शामिल होकर उसके साथ खेलती खाती है, तुतलाती आवाज में उससे बातें करती है और स्वयं भी छोटी बच्ची बन जाती है। इस प्रकार से आपको भावार्थ लिखना है। अब चलते हैं हम अभ्यास में। बोध प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से खोजकर लिखिए। तो आप बुक के अंत में देखेंगे, वहां पे शब्दकोश दिए हुए हैं, आप इन शब्दों का जो अर्थ वहां से ढूंढ के आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो मधुर मतलब होता है मीठा, निर्भय मतलब निडर, और अतुलित मतलब तौला ना जा सके, और निष्पाप का मतलब पाप रहित। संताप का मतलब कष्ट या पीड़ा, प्रफुल्लित का मतलब अति प्रश्न, और मंजुल का मतलब मनोहर या सुंदर, और नव मतलब नया। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को प्रश्न क्रमांक 3 और 4 के बाद कंप्लीट करेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। क नंबर की पंक्ति है, चिंता रहित खेलना खाना फिर फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो यहाँ पे आप बचपन का अतुलित आनंद लिख देंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से ये पंक्ति को आप पूरा करेंगे। ख नंबर में, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। इस प्रकार से आप इस पंक्ति में क्या फिर आकर मिटा सकेगा, इसको आप यहाँ पे लिख के इस पंक्ति को पूरा करेंगे। ग नंबर में, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूं तुतलाती हूं, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूं। तो आपको यहाँ पे खाती हूं तुतलाती हूं यहाँ पर रिक्त स्थान में लिख देना है, और इस पंक्ति को आपको कंप्लीट कर देना है। चलिएगा, सही विकल्प छाट कर लिखिए। तो बचपन की किन बातों को नहीं भूला जा सकता। तो ऑप्शन में है खिलौनों को, बचपन के आनंद को, या बड़े बड़े मोती से आंसू को। तो यहाँ पे लिखेंगे बचपन के आनंद को। तो ये ब नंबर पे है, आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। अगला है, कवित्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती है। ऑप्शन में है बच्ची को छोटे कपड़े पहने हुए देखकर, या बचपन का आनंद लेने के लिए, या फिर तुतलाने के लिए। तो यहाँ पे ब नंबर का जो यहाँ पर आंसर है उसको आप यहाँ पे लिख देंगे बचपन का आनंद लेने के लिए। ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 4 को कंप्लीट करेंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता में कवित्री किसकी याद कर रही है। तो उत्तर में लिखते हैं, इस कविता में कवित्री अपने बचपन की याद कर रही है। अगला प्रश्न है, कवित्री अपने बचपन को कैसे याद करती थी। तो उत्तर लिखते हैं, कवित्री अपनी बिटिया के भोले बचपन में अपने बचपन एवं उससे जुड़ी मीठी यादों को याद करती और आनंदित होती थी। अगला प्रश्न है, सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है। तो उत्तर लिखते हैं, अपनी पुत्री के भोले बचपन को देखकर सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है। घ नंबर का प्रश्न है, मेरा नया बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, इस कविता में कवित्री ने अपने बीते हुए बचपन की मीठी यादों को भावपूर्ण ढंग से व्यक्त किया है। वह कहती हैं कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर, निश्चिंत और आनंदमय समय होता है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। बचपन में ना कोई चिंता थी, ना डर, ना ऊंच नीच का भेदभाव। छोटे से झोपड़े और फटे पुराने कपड़ों में भी खुशी का संसार बसा हुआ था। रोने और मचलने में भी एक अलग ही आनंद था। कवित्री सोचती हैं कि क्या वह निष्पाप, सरल और आनंदमय बचपन फिर लौट सकता है। तभी उनकी छोटी बच्ची माँ ओ पुकारते हुए मिट्टी लेकर आती है और उसे खिलाने का प्रयास करती है। बच्ची की मासूम हरकत में कवित्री को अपना खोया हुआ बचपन दिखाई देता है। उसके साथ खेलते और तुतलाते हुए कवित्री को लगता है कि उनका बचपन बेटी के रूप में वापस लौट आया है। इस प्रकार कविता यह संदेश देती है कि बच्चों की मासूमियत में हम अपने बचपन का पुनः अनुभव कर सकते हैं और उसी से जीवन में नया उत्साह व आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सारांश लिखना है। अगला प्रश्न है, कवित्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी। उत्तर लिखते हैं, कवित्री की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मिट्टी हाथ में लेकर मां को खिलाने लाई थी। इस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर जो है वो कंप्लीट करेंगे। अब भाषा अध्ययन का प्रश्न क्रमांक 1,
निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए, जैसे अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद और संताप। इस प्रकार से आप इनका उच्चारण करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, प्रस्तुत पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों में सही जोड़ी बनाइए। चलिएगा, अब आपको पता है मंजुल का मतलब होता है मूर्ति, तो आप इसको मिला देंगे। जय माला, प्यारा जीवन, छोटी कुटिया और अतुलित आनंद, इस प्रकार से आप मिला देंगे। अब प्रश्न क्रमांक 3, पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्दों की सूची बनाइए। अब देख रहे हैं, दो शब्दों के बीच में जो चिन्ह आता है इसे कहते हैं योजक चिन्ह, जैसे बार बार, ऊंच नीच, बड़े बड़े, इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 4, बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाए। चलिएगा, अब आप यहां पे देख रहे हैं पन प्रत्यय है और बच शब्द में जोड़ना है, तो यहां पर बचपन इस प्रकार से नया शब्द बनता है। लड़क में हम पन जोड़ेंगे तो पन प्रत्यय है, तो यहां पे इस प्रकार से यहां पे ल ड़ क प न, इस प्रकार से ये लड़कपन हो जाएगा। काला और पन, तो यहां पे काला शब्द में जो है हम पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कालापन। सीधा और पन, तो सीधा शब्द में हम पन प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सीधापन। फिर है अपना, तो अपना में पन जोड़ देंगे, अपना पन, इस प्रकार से यहां पर अपनापन लिख देंगे। फिर है पराया, तो यहां लिख देंगे परायापन, इस प्रकार से ये शब्द हम कंप्लीट कर देंगे। तो पराया में हमने पन जोड़ा तो क्या हुआ, परायापन। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पढ़िए और अंतर ज्ञात कीजिए। इस गुलाब के फूल का रंग लाल है, और इस वाक्य को पढ़ें, माता लाल तेरे बहु तेरे, मतलब माता लाल तेरे बहु तेरे। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले वाक्य में लाल का अर्थ रंग से है, लाल रंग से है, और दूसरे वाक्य में लाल का आशय पुत्र से है। जब शब्दों, एक ही शब्द प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं तो ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं यहां पर प्रसंगानुसार, मतलब प्रसंग के अनुसार शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। एक ही शब्द का यहां पर हम वाक्य में देख रहे हैं, यहां पर अर्थ जो है अलग अलग निकल रहा है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब निम्नलिखित शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए गए हैं, इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक शब्द है तात, तात का मतलब होता है पिता भी होता है और पुत्र भी होता है। कर का मतलब हाथ भी होता है और टैक्स भी होता है, और पूर्व का मतलब पहला भी होता है और एक दिशा भी होता है। इस प्रश्न को हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चौखाने में से छांटकर लिखिए। जैसे ऊंच का नीच, प्रकाश में हम अंधकार लिख देंगे। धर्म का विलोम क्या होगा, यहां पर अधर्म होगा, और भलाई का बुराई, और पठित का अपठित, और स्वस्थ का अस्वस्थ। तो यहां से चौखाने से आपको छांट के यहां पे लिखना है। नीचे लिखे शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अब देखिएगा, नृप का समानार्थी क्या होगा, राजा। पथ का क्या होगा, रास्ता। खुशी का क्या होगा, प्रसन्नता। और मधुर का क्या होगा, मीठा। और जीवन का क्या होगा, जिंदगी। वन का क्या होगा, जंगल। और फूल का क्या होगा, पुष्प। और प्यारा का क्या होगा, प्रिय। अब इसके बाद में वाक्य में प्रयोग करना है, उस प्रश्न को हम इस प्रकार से कंप्लीट करेंगे। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, तात मतलब पिता, तो तात मतलब पिता, तो इस तात शब्द का देखिएगा वाक्य में हम प्रयोग करेंगे। मैं अपने तात श्री के साथ कल मेला घूमने गई थी। अब यहां पे तात का मतलब पुत्र है, तो प्रिय तात तुम जल्दी घर लौटना, इस प्रकार से यहां पे आप देख रहे हैं। अगला कर, कर मतलब हाथ, तो मदन को प्राचार्य जी ने अपने कर कमलों से ट्रॉफी प्रदान की। कर मतलब हाथों। अब यहां पे कर मतलब टैक्स है, तो सरकार जनहित कार्यों के लिए देश के निवासियों से कुछ कर लेती है।
इस प्रकार से। अब ग नंबर देख, पूर्व का मतलब पहला। इससे पूर्व हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री कमलेश पांडे जी थे। अब यहां पर पूर्व का मतलब एक दिशा से है, तो सूर्य पूर्व से निकलता है। इस प्रकार से जो है हमने कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक का पाठ 12 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हमने पाठ में दी हुई कविता का गायन किया, साथ ही कविता का संदर्भ प्रसंग सहित हमने भावार्थ को समझा, और अभ्यास में जो भी प्रश्न दिए हुए थे उन प्रश्नों के जो उत्तर है हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।